और शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अब खबरों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश प्रदेश। आज महाकुंभ से लेकर सियासत तक की सारी खबरें आपको दिखाएंगे। अगले आधे घंटे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर से। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बापू की याद में 2 मिनट का मौन रखा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बापू को नमन भी किया। पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं हमारे देश के लिए शहीद हुए सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी सेवा और बलिदान को याद करता हूं। वहीं इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब खबर यूपी से है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अब गिनती के दिन रह गए हैं। आज गुरुवार को मिल्कीपुर में प्रचार का जबरदस्त वार देखने को मिला। बीजेपी और सपा दोनों ने मिल्कीपुर में बड़ा चुनाव प्रचार किया है। किसने क्या कहा, क्या किया, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। मिल्कीपुर में उपचुनाव का जोर और प्रचार का शोर दोनों गुरुवार को शबाब पर थे। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने जनसभा की और प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा की। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो में डिंपल यादव के साथ सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद, फैजाबाद सांसद और अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद भी रोड शो में मौजूद थे। साथ ही सपा सांसद प्रिया सरोज भी रोड शो में डिंपल यादव के साथ मौजूद थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी जीत के दावे भी किए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी को वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। बहुत ही चुनाव अच्छा चल रहा है और समाजवादी पार्टी भारी मतों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने जा रही है। बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। रोड शो के बाद डिंपल यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा में महर्षि वामदेव आश्रम मंदिर में भी पूजा पाठ किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अब बारी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा हमला किया है। आप देखिए। भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना। दिल्ली में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले दिल्ली में चुनावी जनसभाओं का दौर जोरों पर है। गुरुवार को दिल्ली के दंगल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत आज तक दिल्ली में नहीं हुई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता और अन्ना हजारे के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। भ्रष्टाचार हटाने का नाम लेकर जो सत्ता में आए थे, उन्होंने हजारों करोड़ का
और मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मैंने अपने कान से सुना है, केजरीवाल ने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अन्ना बेचारे अभी तो अपने गांव भी नहीं पहुंचे थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसके वादों और नारों पर मुहर लगाई है। तो चलिए महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ में फिर एक बार आग लगी है। जान माल का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन समय पर कहा जा सकता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं और महाकुंभ की हैं। महाकुंभ में एक बार फिर आग लगने की घटना हुई, जिसमें कई पंडाल जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाकुंभ के सेक्टर 22 में मौजूद टेंट में गुरुवार दोपहर आग लगी। हादसे में जान की कोई हानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 15 टेंट जलकर खाक हो गए। फायर विभाग के मुताबिक छतरनाक घाट इलाके में अनधिकृत टेंट में आग लगी थी। आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। इसके 40-45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी, इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया। इससे पहले 19 जनवरी को महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग लगी थी। तब भी फायर ब्रिगेड की तत्परता और प्रशासन की सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पाया गया और जान की कोई हानि नहीं हुई थी। तो चलिए एक बार फिर बात दिल्ली की कर लेते हैं। और दिल्ली में सत्ता की लड़ाई अब यमुना के पानी पर गरमाई हुई है। यमुना के पानी को लेकर दिए बयान के बाद अब अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हो रही सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्री के वादों से शुरू हुई ये जंग अब यमुना के अमोनिया तक पहुंच गई है। सत्ता को लेकर हो रही ये पॉलिटिक्स थमती नजर नहीं आ रही है। 27 जनवरी को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है, जिस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करारा पलटवार भी किया। वहीं केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए चिट्ठी लिखी है और 5 सवालों का जवाब मांगा है। ये सवाल क्या हैं, आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार ने ऐसा कौन सा जहर मिलाया है? इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि आपको कैसे पता? ये जहर कौन से स्थान पर मिला? दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे पहचाना? इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में आने से कैसे रोका? चुनाव आयोग ने इन 5 सवालों के जवाब के लिए केजरीवाल को शुक्रवार यानी 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। आयोग ने कहा कि केजरीवाल अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोपों से मिलाए बिना अपना तथ्यात्मक जवाब दें। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि अगर केजरीवाल सफाई नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए एक बार फिर बात महाकुंभ की कर लेते हैं। और महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए। ये 5 बड़े बदलाव क्या है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब प्रशासन ने मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव किए हैं। वीवीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर भी बड़े परिवर्तन किए गए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मेला प्रशासन ने वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए हैं। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहनों को मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। मेला क्षेत्र में रास्ते 1 वे किए गए हैं। एक रास्ते से एंट्री मिलेगी और दूसरे रास्ते से बाहर आ सकेंगे। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। बसंत पंचमी के स्नान तक सख्त बैन लागू रहेंगे। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
तो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने की उम्मीद है। इस स्नान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई है और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी सारी योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। तो चलिए अगली खबर जो है दिल्ली की सियासत से है और सियासत में पंजाब के नंबर वाली कार पर हो रहे बवाल को लेकर है और पूरी खबर देखिए आखिर पंजाब की जो नंबर वाली कार है इसको लेकर क्या सियासत दिल्ली में छिड़ी हुई है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। तमाम सियासी दल अपने अपने दावों, वादों और नारों के साथ दिल्ली की जनता का दिल जीतने की जुगत में लगे हैं। इन सबके बीच दिल्ली की सियासत में पंजाब सरकार लिखी सफेद कार की भी एंट्री हो गई। आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही पंजाब के नंबर प्लेट वाली पंजाब सरकार लिखी ये सफेद कार बुधवार रात दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो अंदर से नोटों की गड्डियां, शराब की बोतलें और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों वाले आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। पंजाब की कार का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से लिंक हुआ तो दिल्ली के चुनावी माहौल में बीजेपी को आप पर वार करने का नया हथियार मिल गया। पहले दिल्ली में शराब घोटाला और उस शराब घोटाले से गोवा और पंजाब के चुनाव लड़े और अब पंजाब सरकार का मिली भगत के साथ पंजाब सरकार की गाड़ी में लाखों रुपया नकद, शराब और केजरीवाल जी के इश्तिहार, इसके साथ इतनी नीचे गिर गई आम आदमी पार्टी कि दिल्ली के चुनावों में अपनी हार देखते हुए अब पंजाब सरकार भी शराब बांटने पे लगी है, पैसे देने में लगी है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सबूत जनता के सामने आए हैं। बीजेपी ने आप पर बेहद संगीन आरोप तो लगाए ही, वहीं जब आपने इन आरोपों पर सफाई पेश की तो कांग्रेस भी आपको निशाने पर लेने से नहीं चूकी। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। गाड़ी के अंदर क्या मिला, वो कहां से खबर आई, वो भी तो पता करना चाहिए। जो उसमें पैसे दिखते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के मफलर और तमाम चीजें उसमें दिखती हैं, वो सब कहां से आया। इनका ये लगता है कि जब कोई चीज फर्जी जाती है, फर्जी ही पकड़ी जाती है। आप तो 10 साल से दिल्ली चुनाव में पहले से ही कथित शराब घोटाले पर घिरी आम आदमी पार्टी अब कार में मिली नकदी और प्रचार सामग्री के मुद्दे पर भी घिरती नजर आ रही है। तो महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर जो न्यायिक कमेटी बनाई गई है आज उसने काम शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता विकास सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। आयोग गठित हुआ है कल रात में, तो मैं हूं और दिनेश कुमार सिंह जी हैं और विजय गुप्ता जी हैं। हम तीनों की समिति जो है वो इसकी जांच प्रारंभ कर दिया, हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कल हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे, मतलब जाएंगे मौके पे, जो भी उससे संबंधित कारण, निवारण और परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। शुक्रवार को कमेटी प्रयागराज में हादसे की जगह का मुआयना भी करेगी। हादसे के वक्त ड्यूटी पर रहे पुलिसकर्मी अधिकारियों से भी बात करेगी कमेटी। चश्मदीदों से भी जांच कमेटी बात कर उनका पक्ष जान सकती है। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार, रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीके सिंह कमेटी में हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के मामले में न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है। इस आयोग ने आज से ही अपना काम शुरू कर दिया है और कल यह प्रयागराज पहुंचेगा, जहां पर बिंदुवार तमाम सारी जांचों को प्रारंभ करेगा। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अब बात उस खबर की जिसका ताल्लुक आपके और हमारी जेब से है। देश का बजट पेश होने वाला है, ऐसे में बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें और बजट में क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान, इस पर एक रिपोर्ट देख ले सकते हैं। 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बजट सत्र की शुरुआत से पहले हुई इस बैठक में सत्र को लेकर सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में जानकारी दी गई। वहीं विपक्ष के उन मुद्दों को सुना गया जो वे संसद में सत्र के दौरान उठाने वाले हैं।
बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। अगले दिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस बार संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा, जो 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है। उससे पहले लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट में उनके हिस्से आने क्या वाला है। तो आइए कुछ जरूरी मुद्दों पर नजर डालते हैं जिन पर बजट सत्र में बड़े ऐलान होने के कयास चल रहे हैं। माना जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। साथ ही आमतौर पर घरों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। इससे सोने और चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है। साथ ही 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और अटल पेंशन योजना की पेंशन राशि दोगुनी यानी 10,000 रुपए की जा सकती है। एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाई जा सकती है। ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है। ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी। वहीं बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। और अब खबर महाकुंभ में हुए हादसे से जुड़ी है। मौनी अमावस्या स्नान पर हुए हादसे के बाद अब शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। अगला बड़ा स्नान बसंत पंचमी पर है और इसको लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तस्वीरें प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की हैं। ये वही अस्पताल है जिसमें महाकुंभ हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और उनकी डॉक्टरी सुविधाओं का मुआयना किया। 36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव साहब भी हम लोग के साथ हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पे समझाया गया है। सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, तो किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। व्यवस्था बेहतर होंगी और इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए प्रयास किया। इससे पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने आला अधिकारियों के साथ महाकुंभ जाकर भगदड़ के घटनास्थल का निरीक्षण किया। महाकुंभ हादसे के बाद सीएम योगी ने कुछ अहम आदेश देते हुए कुंभ 2019 में तैनात अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया है। कुंभ 2019 में प्रयागराज के कमिश्नर आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी की तैनाती का आदेश दिया गया। मुख्य सचिव और डीजीपी से महाकुंभ मेला व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करने को भी कहा है। बसंत पंचमी में पूरी व्यवस्था बनाने के लिए हर पहलू की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने आदेश दिया है कि प्रयागराज के मौजूदा एडीजी और डीएम श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखें। सीएम योगी के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की है। और अगली खबर दिल्ली से है और कचरे को लेकर हो रही सियासत से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। आज भी वही कर रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरी खबर देखिए आप। अरविंद केजरीवाल की तकलीफें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। गुरुवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने समर्थकों के साथ 3 ट्रक कचरा लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज पूरी दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। मैं यहाँ पर आई थी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई हूँ। ये कूड़ा कहाँ फेंके दिल्ली, और ये जो कूड़े का उपहार दिल्ली ने उन्हें दे रखा है ना, सुधर जाओ नहीं तो जनता सुधार देगी। और मैं ना इनके गुंडों से डरती, ना इनकी पुलिस से डरती। बहुत जरूरी है कि दिल्ली को कूड़ेदान ना बना दिया जाए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये विरोध किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। दिल्ली का हर कोना गंदा है, सड़कें टूटी हुई हैं और नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। विकासपुरी की महिलाओं ने शिकायत की थी कि सड़क पर कूड़े का ढेर बन गया है। मैं यहां महिलाओं द्वारा आयोजित सफाई अभियान में भाग लेने आई हूं। हम ये कूड़ा अरविंद केजरीवाल के घर पर लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने दिल्ली के हर इलाके को जो गंदा तोहफा दिया है उसका क्या करें। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल अब आम आदमी नहीं रहे और उन्हें दिल्ली की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। और अब खबर प्रदेश से है। सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रेप के आरोप के बाद आज वो पहली बार मीडिया के सामने आई। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है बैद्यनाथ का आयुधन, आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। बैद्यनाथ आयुधन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीतापुर के सांसद राकेश राठौर उनकी मुश्किलों पर बात कर रहे थे। कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से राकेश राठौर को पुलिस उठा लेगी, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला रहा, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रेप के आरोपी और लखनऊ से सटे सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को उनके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस कांग्रेस सांसद के घर पहुंची, उस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खुद सांसद ने कहा कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये कहते हुए पुलिस के साथ हो लिए। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर मैं निचली अदालत में उपस्थित होकर प्रक्रिया के तहत ऊपर आऊँ। तो उसी के तहत आज मैं पुलिस के सामने समर्पण कर रहा हूँ। दरअसल राकेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने सांसद को सरेंडर करने का भी आदेश दिया था। दरअसल 15 जनवरी को एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक 4 साल से शादी का झांसा देकर और नेता बनाने की बात कहकर सांसद यौन शोषण कर रहे थे। पीड़िता का आरोप है कि 2020 में राकेश राठौर ने महिला को घर बुलाकर जबरन रेप किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस सांसद अंडरग्राउंड हो गए थे। गुरुवार को पहली बार कांग्रेस सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी गिरफ्तार हो गए। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2018 में राकेश राठौर विधायक थे। इसी साल वो राकेश राठौर से मिली थी, जिसके बाद राकेश राठौर ने उन्हें संरक्षण देकर राजनीति में चमकाने का भरोसा दिलाया था। कुछ दिन बाद उन्होंने महिला को एक जातीय संगठन का महिला अध्यक्ष बनाकर निकटता बढ़ाई थी।
तो चलिए भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। और अगली खबर नक्सल के खिलाफ चल रहे अभियान की बड़ी सफलता की खबर है। केंद्र सरकार की लगातार कार्रवाई से देश के दुश्मन नक्सली मारे तो जा ही रहे, लेकिन अब इस अभियान की वजह से कई नक्सली हिंसा का रास्ता भी छोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीर नक्सलवाद के खिलाफ चल रही जंग की सबसे खास तस्वीर है। खास इसलिए कि तस्वीरों में गले में गमछा डाले पुलिस के जवान के साथ बात करते जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये वो नक्सली हैं जो पुलिस और सेना के धुर विरोधी थे और कई नक्सल गतिविधियों को अंजाम दे चुके थे। लेकिन अब इन सब ने हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कुतुल एरिया कमेटी के 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वाले सभी 29 लोग नक्सल गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 22 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। क्षेत्र में विकास कार्य और सामाजिक बदलाव देख नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नारायणपुर में अबुझमाड़ में हम माड़ बचाओ अभियान चला रहे हैं नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए। इसके 3 पार्ट हैं। एक तो विकास सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा आत्मसमर्पण और बहुत ही इफेक्टिव ऑपरेशन। तो पिछले 1 साल से बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन हुए हैं। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। कुतुल तक सड़क बनी है, कुतुल से ओरछा की सड़क बन रही है, गारपा तक सड़क बनी है, कच्चा पाल तो सब जगह सड़कें बन गई है। तो विकास से प्रभावित होकर नक्सलियों की नीति से क्षुब्ध होकर कुतुल क्षेत्र में अबुझमाड़ में एक सामाजिक परिवर्तन यह आया है कि गांव के गांव एक साथ आपस में बैठक करके आपसी सहमति बनाकर प्रशासन और पुलिस के पास आ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज दुमनार गट्टाकाल के लगभग 35 ग्रामीण आए थे, जिसमें 29 ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल में अलग अलग समय में सक्रिय रूप से नक्सलियों का सहयोग किए हैं। जनता सरकार के सदस्य रहे हैं, KMS, DKMS या फिर RPC और स्पेशल मिलिशिया प्लाटून जो कि कोडिया में थी, वहाँ के सदस्य रहे, अपनी सारी गलतियों को माना। तो महाकुंभ की तमाम खबरों के बीच अब आपको महज 1 मिनट में कुछ महाकुंभ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रयागराज महाकुंभ का आज है 18वां दिन। आज 10 लाख कल्पवासियों और 82,90,000 श्रद्धालुओं को मिलाकर कुल 92,90,000 लोग अब तक लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ भगदड़ के बाद एक्शन में उत्तराखंड SDRF के 90 से अधिक जवानों ने प्रयागराज में संभाला मोर्चा, श्रद्धालुओं की कर रही मदद। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने की बड़ी पहल। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए खुला परिसर, खाने की भी की गई व्यवस्था। सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब एयरलाइन कंपनियों ने प्रयागराज के लिए फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें घटाई। देश के प्रमुख शहरों से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट टिकट की कीमतें 20 से 30% की कम। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए 2 और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। 18, 19, 23 और 24 फरवरी को चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। और खबर पंजाब से, जहां चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। चुनाव में भाजपा का परचम लहराने वाली नवनिर्वाचित मेयर हरप्रीत कौर बावला ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं।
मैं भावुक हूँ, मेरा परिवार मेरे बीच में आया हुआ है। तो कांग्रेस के 3 वोट भी आपको मिले? कांग्रेस के 3 वोट मिले। जब से मैंने नॉमिनेशन की, मेरे को नहीं पता, मैं नॉमिनेशन से दिन से कह रही हूँ कि इस बारी बहुत पीसफुल इलेक्शन होगा, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। और जिनकी भी अंदर की आत्मा है, जिनका दिल था कि इस बारी हमने बीजेपी का ही महापौर बनाना है, क्योंकि पिछले 1 साल से पूरा शहर पिछड़ गया था। तो इन खबरों के साथ आज भी बस इतना ही। नमस्कार।